तो बात है जुलाई 1848 की। 25 साल का फिनियस केज, जो कि काम करता था हडसन रिवर रेल रोड कंस्ट्रक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क में। वो ऐसा टाइम था जब पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर रेलवे और रेलवे ट्रैक का जाल पूरी कंट्री में बिछ रहा था। और उस टाइम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फिनियस गेज की तरह बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड थी, जो कि टनल को ब्लास्ट करके उसके अंदर से रेलवे ट्रैक निकाल सकें। और ये काम टनल्स के अंदर बहुत ही मुश्किल भी होता था। और बहुत सारे वर्कर्स से ज़्यादा फिनियस गेज अपने इस काम में बहुत ही माहिर था। वो बेसिकली सीनियर हो गया था। वो ये काम लगभग 10-12 साल से कर रहा था। कंस्ट्रक्शन में माइंस के अंदर ब्लास्ट करके रास्ता बनाना, वहाँ पे ट्रैक बनाना या फिर रोड बनाना। और साथ ही वो अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस था, काफ़ी स्मार्ट था। और अपने जो बाकी के उसके वर्कर्स थे, कलीग्स थे, उनमें उसकी पर्सनैलिटी की काफ़ी चर्चा होती थी। सब उसको फॉलो करते थे। तो फिनियस केज के पास हमेशा एक आयरन रॉड रहती थी, जिसे टैंपिंग आयरन भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक लोहे की रॉड होती है, लगभग 4-5 फुट की। और इससे जब ब्लास्ट करना होता है उससे पहले उसके अंदर, उस माइन के अंदर थोड़ा सा होल की जगह बनाई जाती है। और उसके अंदर जो ब्लास्टिंग मटेरियल है वो उस रॉड के ज़रिए अंदर लगाया जाता है। तो ये आयरन बहुत ही काम का होता है, एक थोड़ा सा रफ रगेट लेकिन बहुत ही काम का आयरन। फिनियस केज के पास जो ये टैंपिंग आयरन था, ये जो रॉड थी लोहे की, वो उसको बहुत ही प्यारी थी। वो जहाँ भी जाता था हमेशा उसको अपने पास रखता था। वो जिस तरह से बाकी के अदर वर्कर्स का ध्यान रखता था, उसी तरह अपने एक स्टैंपिंग आयरन का भी ध्यान रखता था। बिल्कुल उसकी आत्मा की तरह जुड़ा रहता था। और मज़े की बात यह है कि हमारी जो आगे की स्टोरी है, इसके अंदर फिनियस केज के साथ इस आयरन का बहुत ही ड्रास्टिकली और बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग कनेक्शन दिखेगा आपको आगे। तो गाइज़, अगर आपको इस तरह की और भी स्टोरीज़ पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, मिस्टीरियस, क्राइम और हॉरर की स्टोरी के लिए। तो बिना ज़्यादा डिले किए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टैंपिंग आयरन था, ये ब्लास्टिंग के लिए बहुत ही काम की चीज़ होती थी। ये टैंपिंग आयरन लगभग, जैसे मैंने बताया, 5-5.5 फुट का होता था। और इसका एक तरफ पॉइंटी होती थी ताकि थोड़ा सा क्रश करके या फिर होल करने के लिए, डक करने के काम आता था। और दूसरी साइड होती थी सॉलिड। और इस टैंपिंग आयरन का जो वेट था वो लगभग 6-7 किलो का था। तो साल 1848 के अंदर एक दिन आया था, सितंबर 3 सितंबर का। वो दिन बाकी और किसी दिन की तरह बिल्कुल नॉर्मल था कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, जो ये माइंस का काम कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बना रहे थे। फिनियस केज वही रॉड के साथ ब्लास्टिंग मटेरियल, उसके अंदर जो पाउडर था वो मिक्स कर रहा था। बाकी सब लोग अपना रेगुलर काम कर रहे थे यहाँ पे। तभी अचानक थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि पीछे उसका कोई एक दूसरा वर्कर साथी गिर गया है। और जब वो इस आयरन से काम कर रहा था तो जो पॉइंटी साइड था वो उसके हाथ की तरफ था, उसके हेड की तरफ। और जो दूसरा सॉलिड साइड था वो नीचे ज़मीन पे था। तो इस प्रोसेस में जब उसका ध्यान थोड़ा सा भटका, उसने पीछे अपने साथी की तरफ देखा, वो नॉर्मल था। लेकिन 3-4 सेकंड के अंदर ही उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ और वो जो ब्लास्टिंग मटेरियल मिला रहा था वो शायद अपना काम कर गया। और जैसे ही इसका ध्यान भटका, सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर एक हादसा हुआ उस माइन के पास, जहाँ पे वो उसका सॉलिड आयरन का पार्ट, जिससे वो वहाँ पे कुछ मिक्स कर रहा था। अचानक से उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ उस ज़मीन पे जहाँ पे वो पाउडर था। उस पाउडर के वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और झटके से उसका आयरन हाथ से छूट के सीधा उसकी खोपड़ी में जाके लगा। और जैसे ही बाकी सब लोग देखते या फिर कि फिनियस केज को भी ये कुछ रियलाइज़ होता कि हुआ क्या है, उसने देखा कि वो टैंपिंग आयरन उसके फेस से जाके, उसकी आंख से जाके, उसकी खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से के बाहर निकला। और वो वहां से लगभग 6-7 फुट आगे जाके गिरा। बाकी सब लोग जैसे ही देखते, कुछ रिएक्ट करते, उसको बचाने के लिए आते, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर फिनियस केज आगे पीछे 7-8 फुट पीछे गिरा हुआ था। और उसके सिर से बहुत ही बड़ी, बहुत ही खतरनाक खून की धार बह रही थी। थोड़ी देर के बाद देखते देखते उसका पूरा शरीर लाल हो गया था खून से। और उसके साथ ही, इससे पहले कि उसको बचाने जाते, जब तक उनको समझ में आई तो उनको लगा कि उसको बचाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब शायद कुछ ही टाइम के बाद इसकी जान निकल जाएगी दर्द से कराते हुए। क्योंकि हुआ ये था कि जैसे ही फिनियस केज का ध्यान वहाँ से हटा था,
वहाँ पे उस पाउडर में ब्लास्ट हुआ और वो रॉड बिल्कुल रॉकेट बन के उसके खोपड़ी के अंदर चली गई थी, और एक साइड की खोपड़ी बिल्कुल दूसरा जो पार्ट था लेफ्ट साइड का, वो आर पार आयरन उसमें से निकल गया था, और समझो उसने उसके दिमाग को पूरी तरह क्रश कर दिया था और सिर्फ खून की धार ही बह रही थी। और जब थोड़ी देर के बाद उसके साथी उसके पास जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वो अपनी जगह पे जहाँ पे वो कूदा था उस ब्लास्ट से, उसको झटके से ऊपर गया था, वो लगभग 12-15 फीट दूर जाके गिरा हुआ था, और वहाँ पे वो दर्द से करा रहा था और लगभग बेहोश हो चुका था। और जैसे ही उसके साथी वेट कर रहे थे कि अब कुछ ही देर में ये दर्द से करा के मर जाएगा, क्योंकि बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है। जितने में वो समझते कि अब ये बस मरने ही वाला है और हम शायद इसको आखिरी टाइम देख रहे हैं, तभी फिनियस केज एक मिरेकल की तरह उठता है और सबकी तरफ खड़े होकर देखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और पूरे होश में। और उसका जो फेस है वो बिल्कुल न्यूट्रल है इस टाइम पे, उसके चेहरे पे दर्द का कोई निशान ही नहीं है, और वो खड़ा होके सबको एकदम फोकस, आंखें बिल्कुल उसकी फोकस है सबकी तरफ, और पूरे ध्यान से देख के बोलता है कि कुछ हुआ है क्या। वो 7-8 फुट लंबी रॉड जो है, या शायद 10 फुट की रॉड, अभी भी उसकी खोपड़ी के अंदर है, अभी भी खून की धार निकल रही है, और वो पूरा नहाया हुआ है ब्लड से। लेकिन जितनी देर में सब समझ पाते हैं, वो शहर की तरफ खुद ही चलने लगता है हेल्प के लिए। तो बाकियों को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो देखते हैं कि जब तक ये जिंदा है हम कम से कम इसका दर्द दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो सब प्लान करते हैं कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन दी जाए। तो सब कहते हैं कि तुम अभी खड़े मत हो, रेलवे ट्रैक पे जो एक ट्रॉली होती है उसके ऊपर इसे बिठाते हैं, और सब उसको ट्रैक के साथ शहर की तरफ लेके जाते हैं। तो जब वो छोटे विलेज, एक छोटे टाउन के पास, अपने शहर के पास जाते हैं, तो उसको एक जगह पे लिटाया जाता है। वो तब भी होश में है, उसकी आंखें तब भी खुली हुई है। लोग सोचते हैं कि कम से कम डॉक्टर के आने तक ये बच जाए, कि कम से कम इसकी मौत दर्दनाक तो ना हो, लेकिन शायद वो मरने के मूड में था ही नहीं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं, और जब डॉक्टर को समझाया जाता है तो उनको यकीन नहीं होता कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, किसी के खोपड़ी में ऐसे रॉड चली गई, वो इतनी दूर जाके गिरा और फिर वो बच गया। लेकिन जब डॉक्टर खुद आते हैं, वो उसको देखते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अब बाकी लोग ये सोच रहे थे कि वो डॉक्टर को देख के रोएगा, चिल्लाएगा, वो कहेगा मेरी हेल्प करो। वो चुपचाप खड़ा होता है, डॉक्टर उसके सामने है। डॉक्टर ज़्यादा हैरान होता है उसे देख के कि ये अपने पैरों पे खड़ा कैसे है इस हालत में। और तभी वो डॉक्टर को बोलता है कि हेलो डॉक्टर, क्या आप मेरी हेल्प करने आए हो। अब डॉक्टर के दिमाग में भी ये होता है कि चलो मैं इसको पेन किलर्स देता हूँ, इसका दर्द थोड़ा सा दूर करता हूँ, ब्लड लॉस रोकता हूँ, कम से कम इसकी मौत शांति से हो। क्योंकि ये हालत इसलिए थी, जो मैं एक बात बार बार एग्जैचरेट कर रहा हूँ, मरने की। आप खुद इमेजिन करो कि किसी के दिमाग के अंदर रॉड आर पार है, उसके शरीर का सारा खून निकल गया है, और पहली चीज़ तो ऐसी हालत में बंदा खड़े होने तो छोड़ो, होश में रहने के लायक नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ किया जाता है, तो डॉक्टर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद कुछ घंटों का मेहमान होगा मैक्स, लेकिन उसका तो कुछ इरादा था ही नहीं फिनियस केज का। उस दिन मौत से मिलने का कोई इरादा नहीं था, वो बच जाता है। इस पूरे हादसे के बाद उसको मेडिकल एग्जामिन किया जाता है। सब कुछ करने के बाद उसका फेस, उसका दिमाग, उसका बिहेवियर सब चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन वो जिंदा रहता है। हालांकि अब जब वो इन चीज़ों से रिकवर कर गया था, तो भी उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई थी। हालांकि वो एक लंबा चौड़ा अच्छा कदकाठी का आदमी था, उसका पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। अब वो लोगों से अलग रहा करता था। हालांकि वो काम में अभी भी था, अभी भी काम किया करता था, लेकिन उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसका काम करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। एक चीज़ नहीं बदली थी, वो था एक तो उसकी दिलेरी। वो अभी भी इस तरह से काम करता था जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा बड़ा हादसा होता है, इवन गाड़ी चलाते हुए अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो वो बंदा कुछ ज़्यादा कॉशियस हो जाता है। अब वो ज़्यादा ध्यान से चलाएगा गाड़ी, वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन फिनियस केज की पर्सनैलिटी अभी भी वैसे ही थी। बात करने में वो थोड़ा सा अलग हो गया था। अब उसके साथ क्या था कि वो लोगों को कुछ मनगढ़ंत कहानियां बताता रहता था, और वो एक तरह से अपनी ही दिमाग की दुनिया में था। उसके दिमाग पे जब चोट लगी थी उसके बाद, लेकिन लोगों को सिर्फ ये खुशी थी कि इतने बड़े हादसे के बाद भी अगर ये हमारे साथ है तो ये मिरेकल है। तो हर कोई उसका ध्यान रखता था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कहानी बना रहा है। सब खुश थे कि ये हमारे साथ है और ये इसकी किस्मत है। लेकिन एक चीज़ पूरी तरह बदल गई थी। हालांकि वो अपने आयरन रॉड से पहले भी थोड़ा सा अटैच था, लेकिन अब के बार तो वो अपने आयरन रॉड को अपनी आंखों से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देता था। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ना हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो नहा रहा हो, वो टैंपिंग आयरन
उसके सोल की तरह या फिर उसके सोलमेट की तरह अब हमेशा उसके साथ रहा करता था। उसकी एक फ़ोटो है उस स्टैम्पिंग आयरन के साथ, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि किसी की शादी हुई है और वो अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, जिससे वो बहुत ही अटैच्ड है या फिर बॉन्ड है। वो उससे भी ज़्यादा बड़ा बॉन्ड शेयर करता था अपने टैम्पिंग आयरन के साथ। ये है वो फ़ोटो। तो इस हादसे के 12 साल के बाद फिनियस केज की मौत हो जाती है, और जब भी उसके बाद लोगों ने फिनियस केज को याद किया तो उन्होंने उस स्टैम्पिंग आयरन को भी याद किया उसके साथ, और इसकी दोस्ती, सबसे गहरी दोस्ती उसकी उस स्टैम्पिंग आयरन के साथ ही रही है। तो जब लोगों को पता चला इसकी मौत के बारे में और उससे पहले इस हादसे के बारे में और उसके बाद कैसे इसने ये 12 साल निकाले, तो पूरी दुनिया हैरान थी। और न्यूरोलॉजिस्ट के लिए और मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत ही बड़ा मिरेकल था, और ऐसे मिरेकल रोज़ रोज़ तो नहीं होते। इसी को समझने के लिए, इस मेरेकल को समझने के लिए उस स्टैम्पिंग आयरन और स्कल को अपने पास रखा गया मेडिकल रिसर्चेस के लिए। और आज भी फिनियस केज का वो आयरन और फिनियस केज का स्कल अभी भी डिस्प्ले है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर। तो गाइज, ये थी आज की स्टोरी, एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, डिस्ट्रेस और डिस्टर्बिंग स्टोरी, और एक करेज की स्टोरी। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। इस तरह की और भी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के लिए कोई और स्टोरी है आपके पास, मिस्टीरियस, क्राइम या थ्रिलर या हॉरर से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम है शान एंड यू वर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।